नमस्कार। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज से हम लोग जून 2025 बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जून 2025 बैच यानी यूजीसी नेट के लिए 3 परीक्षा होती है यूजीसी नेट में। एक जेआरएफ की, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरा पीएचडी। अब 3 कैटेगरी दिया हुआ है। आपकी उम्र जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी का क्या है उसका भी जिक्र हम करेंगे पीछे। आज से आप छात्र के तौर पर तो जुड़े ही हैं, आप गुरु परंपरा योग संस्थान के परिवार के सदस्य भी हो गए हैं। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि पिछले कई बैच के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने पढ़ाई के पैटर्न को काफी चेंज करने के लिए बदलाव करने का फैसला किया है और उसमें मेंटर टीचर आपको इस बार मिलेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस पर हम बारीकी से नजर रख पाए। पहले क्या होता था, संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी क्लास में और ऑनलाइन क्लास में लोग जुड़ते नहीं थे। ऑफलाइन भी अगर हम मैसेज कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं आता था। तो इस बार हमने काफी छटनी की है, संख्या हमने सीमित करने की कोशिश की है। गुरु दक्षिणा भी इस बार बढ़ाया हुआ है ताकि सीरियस छात्र जुड़े। इस बार पीवाईक्यू, जो पहले हम सिर्फ क्लास में पीवाईक्यू कराते थे, तो इस बार पीवाईक्यू आपको ऑनलाइन टेस्ट के जरिए भी कराया जाएगा और उसका विश्लेषण भी आपको क्लास में कराया जाएगा। 3 यूनिट की किताबें आपको फ्री मिलेंगी। यूनिट 2 जिसमें आपको योग वासिष्ठ, भगवद गीता और मुख्य उपनिषद होगा। यूनिट 3 जिसमें आपके 8 योग उपनिषद हैं और यूनिट 4 जिसमें योग दर्शन है। इनसे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बाकी यूनिट से भी, यूनिट 5 से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बार हम ये 3 यूनिट की किताबें देंगे। ज्यादातर लोगों को हमने यूनिट 4 की किताब भेज दी है, पोस्ट कर दिया हुआ। यूनिट 2 और यूनिट 3 की किताब अभी छपने जा रही है, 1 से 1.5 महीने के अंदर वो आपको मिल जाएगी। इस बार पेपर 1 भी हम पूरा कराएंगे। अभी तक 6-7 यूनिट ही हम हर बार कराते थे, लेकिन इस बार सभी 10 यूनिट हम कराने वाले हैं। हम गुरु परंपरा योग संस्थान के शिक्षक गण से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यूजीसी के लिए जो योग्यता है उस पर नजर डालते हैं कि यूजीसी के लिए क्या क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस हम लोग देखेंगे, कट टू कट, इधर उधर की बातें नहीं। तो पेपर 1 पेपर 2 का दोनों सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, जो इंग्लिश में भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का जो बैच शुरू होगा वो 20 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। कई लोगों ने फॉर्म भरा होगा इंग्लिश बैच के लिए, तो उनकी जानकारी के लिए 20 जनवरी से हम शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग योग्यता देख लेंगे। अब दूसरी बात ये कि जिस विषय में आप और जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, अगर उसका सिलेबस ही आपको पता नहीं है तो आप परीक्षा में क्या देकर आएंगे, आपको पता नहीं चलता है। कई बार हमने देखा हुआ है कि छात्र, परीक्षा नजदीक है, 1 महीने बाद पेपर है, उनको पता नहीं कि उनका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें उनको पढ़नी है। चूंकि आप योग विषय से परीक्षा दे रहे हैं तो आपको योग विषय का सिलेबस हम सबसे पहले बताते हैं, फिर शिक्षकगण का परिचय भी होगा, फिर पेपर 1 का भी आपको सिलेबस बताया जाएगा। गुलशन सर आ गए होंगे, उम्मीद है। हरिओम सर। हरिओम। अच्छा, गुलशन सर आ गए हैं और पुंडलिक सर आ गए हैं। यस सर, हरिओम सर। हरिओम। रजनीश सर आए कि नहीं? नहीं आए शायद। आइए, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस देखें। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन के जरिए देख लेते हैं। देखिए, हर बार मन में ये सवाल रहता है कि कहीं सिलेबस चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि बीच में कुछ न्यूज आ जाती है कि सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस चेंज होने वाला है। तो हम ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कहीं सिलेबस चेंज तो नहीं हो गया, कोई क्वेश्चन अलग तो नहीं आएगा। तो अभी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो लास्ट सिलेबस आपका अभी जो चल रहा है वो 2019 में जो बदलाव किया गया, वही सिलेबस आपका अभी चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना? थम्स अप करके बता दीजिएगा। तो 2019 से ही ये सिलेबस आपका जारी है, लेकिन नई शिक्षा नीति के हिसाब से फिर से सिलेबस चेंज होने की बात चल रही है। कमेटी बनी हुई है,
जब सिलेबस चेंज होगा तो हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे कि सिलेबस चेंज हो गया है। अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो वर्तमान में जो सिलेबस चल रहा है वो जून 2019 से वो सिलेबस जारी है। सबसे पहले जो योग की परीक्षा शुरू हुई यूजीसी में वो 2017 से शुरू हुई है। तो 2017 से पहले बाकी विषयों में जो परीक्षा चल रही थी 10 साल हो गए थे। 10 साल पर जनरली चेंज हो जाता है, लेकिन इस बार नई शिक्षा नीति की वजह से हो सकता है कि पहले चेंज हो। तो 2017 में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था सिलेबस चेंज करने के लिए, और फिर ड्राफ्ट तैयार होने के बाद यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेजा गया था। उसके बाद उसको मान्यता दी गई और वही सिलेबस 2019 में चेंज होके आपके पास है। एक चीज और जो देखिए, सिलेबस से भी कई चीजें आ जाती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब नहीं है, अब उसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। अब हम लोग योग विषय से कर रहे हैं, तो योग विषय का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 100। सब्जेक्ट कोड है 100, ये भी ध्यान रखेंगे। योग विषय का सब्जेक्ट कोड 100 है। अब सवाल आता है कि कौन यूजीसी नेट का पेपर दे सकता है। तो जिन्होंने तैयारी, जो मास्टर कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं योग विषय से, और उन्होंने 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री हासिल कर ली है, वो दे सकते हैं पेपर। लेकिन आरक्षित जो वर्ग हैं उनके लिए 5% की छूट है। वो 50% भी अगर उनको एमए या एमएससी में आता है मार्क्स तो वो पेपर दे सकते हैं। लेकिन अब फिर सवाल आता है कि क्या वो लोग पेपर दे सकते हैं जो एमए या एमएससी कर रहे हैं, अभी उनका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ, या उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है या फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो उसका जवाब ये है कि हाँ, पेपर वो भी दे सकते हैं, लेकिन नेट का जब परिणाम आ गया, जिस तारीख को आपका रिजल्ट आया, अगर उस तारीख को आप पास हो जाते हैं जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 2 साल के अंदर, उस रिजल्ट से 2 साल के अंदर आपको अपनी डिग्री पूरी करनी होती है। हो सकता है समय के साथ ये ईयर 2 साल की जगह 3 साल हो या 1 साल हो, वो बदलाव हो सकता है। अभी 2 साल का चल रहा है कि 2 साल के अंदर आप मान लो मास्टर के फर्स्ट ईयर में हो, आपने पेपर दिया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ हो गया, तो 2 साल में आपको डिग्री पूरी करनी है, फिर आप उसका लाभ ले सकते हैं। पीएचडी में आपको फायदा मिलेगा, जो वजीफा मिलना है वो मिलेगा। अब सवाल आता है कि एज लिमिट क्या है जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए। तो पहले जेआरएफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, जेआरएफ देना चाहते हैं, तो आपकी उम्र की सीमा 30 साल तक ही है। लेकिन महिलाओं के लिए ये 35 साल तक है। जनरल कैटेगरी में 30 साल, महिलाओं के लिए 35 साल, और बाकी जो आरक्षित कैटेगरी है उसमें तकरीबन 5 साल की छूट सब में दी गई। जैसे देखिए, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी है, उनमें है तो 5 साल, यानी 35 साल तक आप जेआरएफ निकाल सकते हैं, आपकी उम्र है। अगर आप कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास, वो जब फॉर्म निकलता है उस समय उसमें दिया होता है कैटेगरी, तो उसमें भी 5 साल का आपको गैप देते हैं कि यानी 35 साल तक हो सकता है। जो एलएलएम की डिग्री वाले हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है, यानी 33 ईयर्स उनके लिए है। आर्म फोर्स के जो है उनको भी 5 साल का छूट है, तो 35 साल उनके लिए भी जेआरएफ के लिए एज दिया गया है। अब आए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उनके लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट, ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना पीएचडी पोजीशन के लिए है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए, दोनों के लिए उम्र की सीमा नहीं है, किसी भी उम्र में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो मोटा मोटा एलिजिबिलिटी का और सिलेबस का जो है वो हमने ये देखा। अब हम आते हैं सिलेबस की बात करेंगे। अब पेपर 2 के सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। आइए, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश आपके सामने है। तो सिलेबस जो है आपका, पहले तो पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 का सिलेबस हर सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो आपका सब्जेक्ट है योग, कोड है 100, और इसके सिलेबस में आपको 10 यूनिट है। यानी कि पेपर 2 जो आपका योग है, इसमें से आपके होंगे 100 क्वेश्चन, और पेपर 1 से होंगे 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन आपको देना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। 300 अंकों का पेपर होता है आपका,
100 अंक होते हैं पेपर 1 से, 200 अंक होते हैं पेपर 2 से। पेपर 2 योग विषय से है और पेपर 2 में स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरे पास तो हो रहा है, देख लीजिए। सर तो हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है तो वही मैंने मैसेज कर दिया कि हो रहा है। ठीक है। तो पेपर 2 से कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 से होगा, जो आपका अपना सब्जेक्ट है। और 100 होगा यानी 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन आपके पेपर 1 से हो गए। 100 अंक आपके पेपर 1 से हो गए। पेपर 2 में कितना है? 10 यूनिट है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट है। पहले हम 10 यूनिट देख लेते हैं क्या क्या है, एक मोटा मोटा एक एक लाइन में, उसके बाद फिर डिटेल में देखेंगे। पहला है आपको फंडामेंटल ऑफ योगा, हिस्ट्री एंड वेरियस स्कूल ऑफ योगा, यानी कि योग के आधारभूत तत्व है पहला यूनिट में। योग का इतिहास, योग के विविध संप्रदाय, उसकी चर्चा है। दूसरा है योगा टेक्स्ट, जिसमें पेपर यूनिट 2 में योग के ग्रंथ हैं। इसमें प्रमुख उपनिषद भगवद गीता, योग वासिष्ठ है, यानी कि प्रिंसिपल उपनिषद 10, भगवद गीता, योग वासिष्ठ है सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट आपका है योग उपनिषद, उसमें 8 योग उपनिषद आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है आपका यूनिट 4 जो पातंजल योग दर्शन है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका यूनिट 4 है। पूरा योग दर्शन आपको पढ़ना है। 195 सूत्र आपको आना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। पांचवा जो आपका यूनिट है वो है हठयोग के ग्रंथ। 8 ग्रंथ आपको पढ़ना है हठयोग के, वो भी नाम हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद छठा यूनिट है आपका सामान्य मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है। उसके बाद डाइट न्यूट्रिशन है यूनिट 6 में। यूनिट 6 भी बड़ा यूनिट है। यूनिट 7 आपका है योग एंड हेल्थ का, योग और स्वास्थ्य का। यूनिट 8 आपका है चिकित्सीय योग, जिसको थेरेपेटिक योगा कहते हैं। यूनिट 9 आपका योग के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ योगा। और यूनिट 10 में आपका है प्रैक्टिकल योगा, जिसमें कि आपको षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार की चर्चा है। उसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम से भी सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए तो पुस्तक सबसे बढ़िया जो बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब है, उससे बहुत ज्यादा आता है। अब हम लोग, मैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक आपको बताता हूँ सिलेबस पेपर 2 का। उसके बाद यूनिट 6 से यूनिट 10 तक गुलशन सर आपको बताएंगे। तो यूनिट 1 जो हमारा इकाई 1 है, यूनिट 1 है, उसमें है फंडामेंटल ऑफ योगा, जिसमें हिस्ट्री और वेरियस स्कूल ऑफ योगा है। उसमें है योग का इतिहास क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, योग का अर्थ क्या है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, क्या भ्रामक धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस क्या है, इसका योग का लक्ष्य क्या है, योग के उद्देश्य क्या है, यानी एम और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रयी का परिचय क्या है। वेद का सामान्य परिचय आपको जानना है, उपनिषद के बारे में जानना है क्या होता है, प्रस्थान त्रयी से सवाल आते रहे, कई बार पूछे गए, वो क्या होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद षट दर्शन की चर्चा आती है, 6 भारतीय दर्शन जो मुख्य हैं, उससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, ये 3 कैटेगरी में जो दर्शन को बांटा गया है वो क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग देखेंगे। फिर है कि सांख्य योग और वेदांत, वो क्या होता है। वेदांत दर्शन का थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन से तो उसके कारिका भी पूछी जा रही है आजकल, तो सांख्य दर्शन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आपको महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय, जैसे कि रामायण में अरण्य कांड आपको पढ़ना होता है, अरण्य कांड से नवधा भक्ति वगैरह सवाल पूछ दिया जाता है। महाभारत का शांति पर्व बहुत बड़ा पर्व है, उससे भी सवाल कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, लेकिन पढ़ना तो है, सिलेबस में है आपके। याज्ञवल्क्य की स्मृति से सवाल आया हुआ है कई बार। फिर यूनिट 1 में ही आपके महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ के बारे में उनकी जानकारी, जीवनी वगैरह है, उनकी परंपराएं क्या है, योग की संक्षिप्त परिचय और योग में क्या योगदान महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ जी का है। नारद भक्ति सूत्र बहुत छोटा पतला है, देखिए इतना पतला सा है नारद भक्ति सूत्र ये, और इससे भी सवाल आता है, नारद भक्ति सूत्र से सवाल पूछा जाता है। संत साहित्य में जैसे कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी के बारे में परिचय पूछा जाता है कि उन्होंने कौन कौन क्या क्या योगदान उनका रहा, क्या कोई किताबें लिखी है, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आधुनिक काल में योग है, तो कई योगियों के बारे में आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म दिवस क्या है, कौन सा योग इन्होंने दिया है।
जैसे स्वामी विवेकानंद जी का पूछा जाएगा, श्री अरविंद का, महर्षि रमन का, महर्षि दयानंद सरस्वती का, इनकी परंपराएं पूछी जाती है। आधुनिक काल में इनको दिया हुआ सिलेबस के मुताबिक इसको कहा गया है कि योगा इन मॉडर्न टाइम। उसके बाद है समसामयिक काल में। समसामयिक काल में दिया गया श्री श्यामाचरण लाहिरी बाबा जो क्रिया योग से संबंधित हैं, श्री टी कृष्णमाचार्य जी, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालय, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो शांति निकेतन नहीं है, हरिद्वार में है आपका जो गायत्री परिवार है, शांति कुंज है, बहुत सुंदर शांति कुंज गायत्री परिवार, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी चलता है, तो वो भी आपके सिलेबस में है। फिर जो वेरियस स्कूल और योगा की बात हो रही थी, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग क्या है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ज्ञान योग से तो बहुत सवाल पूछा जाता है। जैन मत और बौद्ध मत से सवाल पूछा जाता है, लगातार ये सब सवाल आ रहे हैं। यूनिट 1 बहुत बड़ा यूनिट है आपका। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की। देखिए सिलेबस बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जानिए। पिछली बार भी रजनीश सर ने कहा था सब लोगों से, देखिए सिलेबस आपके कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस अगर आपको पता है तो आपको लगेगा दिमाग में, माइंड में हमें क्या पढ़ना है, उसका एक खाका तैयार हो जाता है। तो इसीलिए हर बार हम सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कराते हैं पहली क्लास में। यूनिट 2 में आपका 3 चीज है। मुख्य उपनिषद है, 10 मुख्य उपनिषद, भगवद गीता और योग वासिष्ठ, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है। 10 मुख्य उपनिषद को हम लोगों ने पूरा सीक्वेंस में हम आपको याद करा देंगे कौन सा है। इस केन कठ है ईशावास्यो उपनिषद, केन उपनिषद, कठोप उपनिषद। अब उसमें जो लिखा है ना कर्मनिष्ठ की अवधारणा, विद्या विद्या, ये तो छोड़ दीजिए। आप ये मान लो कि तकरीबन जो इम्पोर्टेंट उसमें है, जो सिलेबस में नहीं है, वो भी पूछ लिया जाता है। ईशावास्यो उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, छांदोग और बृहदारण्यक, ये आपके 10 उपनिषद पढ़ने हैं। उनके विषय को छोड़ देते हैं। विषय तो जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस में दिया हुआ उससे ज्यादा ही पूछा जाता है। उसी तरीके से भगवद गीता में हम लोग आए तो भगवद गीता में जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो कम लिखा हुआ पूछा जाता है, इससे ज्यादा जो सिलेबस में नहीं है वो भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए जो पूछा जाता है क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ाते हैं, सिलेबस से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाने की कोशिश होती है हमारी। कि भगवद गीता का सामान्य परिचय क्या है, उसके 18 अध्याय का नाम क्या है सीक्वेंस में, उसमें योग की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, और भगवद गीता की प्रासंगिकता क्या है, वो सारी चीजें, सारा ही अध्याय तकरीबन हमें पढ़ना होता है। तो वो सारा कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, उसका सिलेबस भी आपको और मिल जाएगा। उसके बाद है योग वासिष्ठ यूनिट 2 में ही। योग वासिष्ठ में आपको भगवान रामचंद्र जी और उनके गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच संवाद है। मेन गुरु वशिष्ठ और रामचंद्र जी का संवाद है, विश्वामित्र जी का थोड़ा सा संवाद है शुरुआत में। तो उसमें क्या संवाद है, योग के बारे में क्या बात कही गई है, जैसे आदि व्याधि की अवधारणा है, मुक्ति के 4 द्वारपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है ज्ञान की सप्त भूमिका से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपको योग वासिष्ठ में भी पूरा पढ़ाया जाएगा। बहुत मोटा ग्रंथ है और यहाँ छोटा दिया हुआ है, लेकिन पूछ लिया जाता है कहीं से भी क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 3 आपका है पूरा योग उपनिषद है। 8 योग उपनिषद आपको पढ़ना है। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। ये फॉर्मूला है सीक्वेंस में याद करने का 8 योग उपनिषद को। पहला उपनिषद श्वेता सूत्र उपनिषद है, दूसरा है योग कुंडल्य उपनिषद, तीसरा है योग चूड़ामणि उपनिषद, चौथा है त्रिशिखी ब्राह्मणो उपनिषद, फिर है योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, और लास्ट में है योगराज उपनिषद, छोटा उपनिषद है योगराज उपनिषद। यूनिट 3 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 3 से भी। अब यूनिट 4 पर आते हैं। यूनिट 4 का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। बाकी यूनिट में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, किसी से कम किसी से ज्यादा। यूनिट 4 से क्वेश्चन हर बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार 15 क्वेश्चन, और अगर कंप्रिहेंशन सारांश गद्यांश में दे दिया तो 5 क्वेश्चन और जोड़ ले तो 20-20 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं योग दर्शन से। 20 क्वेश्चन का मतलब है 40 नंबर तक पूछ लिए जाते हैं।
योग दर्शन में आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं, चारों ही पाद पढ़ना है और सभी 195 सूत्र से आपको सवाल पूछने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, योग दर्शन की किताब हमने लिखी हुई है, आपको किताब हमने कई लोगों को भेज दी हुई है। आज जिनका एडमिशन हुआ उनको कल या परसों हम किताब भेज देंगे। उसमें पीवाईक्यू के साथ है, सिर्फ लास्ट पीवाईक्यू बचा हुआ है जो हम आपको बाद में अलग से दे देंगे वो पीवाईक्यू, बाकी सारे पीवाईक्यू उसमें कवर किया हुआ है। तो योग दर्शन, योग सूत्र यानी पातंजल योग सूत्र कहे, योग दर्शन कहे, तो इससे आपके चारों पाद पढ़ना है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। फिर हम आते हैं इकाई 5 में, यूनिट 5 में। यूनिट 5 तो आपका विषय ही है हठयोग के जो ग्रंथ हैं, हठयोग का अभ्यास पूरी दुनिया करती है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हठयोग के 8 जो ग्रंथ पढ़ना है वो है योग बीज, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और हठ रत्नावली। सबसे जो टफ इसमें लगता है वो एक वशिष्ठ संहिता, एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति बहुत मुश्किल लगता है सभी लोगों को, लेकिन जब आप यहाँ गुरु परंपरा योग संस्थान में पढ़ेंगे तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति लगेगा सबसे आसान है और वहीं क्लास में ही याद हो जाता है सब कुछ, जबकि उसमें बहुत ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं। तो उसमें भी दिक्कत नहीं होंगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बाकी ग्रंथ जो है हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, उससे आप जनरली अवेयर होंगे, क्योंकि हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता आपको सिंपली जब शुरुआत भी आप करते हैं, योग की कोई कोर्स करते हैं, वहां भी पढ़ाया जाता है, मास्टर में भी पढ़ाया जाता है आपको। इन्होंने डिप्लोमा पहले किया होगा, पीजी डिप्लोमा किया होगा, वहां भी हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता पढ़ाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड बाकी ग्रंथ भी हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, तो वो सब देख लेंगे। शिव संहिता बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, योग बीज है आपके, तो इसको भी पूरा ही पढ़ना है, उसमें सारा ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछ दिया जाता है, इसलिए उसका भी सिलेबस अलग से मत देखिए कि इतना छोटा सा है कि क्या क्या ही पढ़ना है। आप ये मान के चलो पूरा ही पढ़ना है, 8 हठ ग्रंथ आपको। अब यूनिट 6 से बात करते हैं, तो गुलशन सर है, यूनिट 6 से सिलेबस आपको आगे गुलशन सर बताएंगे और ध्यान से देखिए इसका। स्वागत है आप सभी का। अब हम यूनिट 6 से देखेंगे कि यूनिट 6 से आपका सिलेबस क्या है जो हमें पढ़ना है, जिसमें अगर हम बात करें यूनिट 6 की, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइकोलॉजी, जिसमें हम सामान्य मनोविज्ञान, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है, मोस्टली जो सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन है उसको देखना है, और आहार एवं पोषण, न्यूट्रिशन, राइट। जो आपका सामान्य मनोविज्ञान में है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हमें निद्रा, स्लीप, राइट, निद्रा की अवस्थाएं, स्लीप की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, और निद्रा विकार, उसमें कौन कौन सी जो सिम्टम्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं निद्रा की, उसमें आती है स्लीप डिसऑर्डर्स। व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान हमें पढ़ना है, राइट, जिसमें हमें बिहेवियरल जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ना है, साइंस ऑफ बिहेवियर, जिसमें साइकोलॉजी बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसमें व्यवहार का मनोविज्ञान जो आधार है उसको देखना है। व्यक्तित्व का स्वरूप का एक परिचय देखना है हमें, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी, राइट। विकास के निर्धारक तत्व, पर्सनालिटी को कौन कौन से ऐसे जो तत्व हैं वो निर्धारित करते हैं। फिर आनुवंशिक, वातावरणीय हो गया, व्यक्तित्व विकास के साथ जो विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं होती हैं, राइट, फैक्ट्स एंड स्टेजेस ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें हमें ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन हो गया, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग एंड देयर डेफिनेशन एंड टाइप्स, क्लियर है। फिर मेंटल हेल्थ, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, मानसिक द्वंद्व हो गया, कुंठा के कारण हो गए, राइट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके बारे में। सामान्य मानसिक विकारों का परिचय हो गया, एंड फ्रस्ट्रेशन, मोस्टली जब हम बात करें। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं, और जिसमें इंसोमेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हो गए, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें शारीरिक रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान, जिसको हम कहते हैं शरीर रचना और क्रिया विज्ञान,
जिसमें हमें इंट्रोडक्शन टू सेल, जिसमें कोशिका, उत्तक हो गया, टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स, राइट, उसका शारीरिक जो क्रिया विज्ञान है, कोशिका का परिचय हो गया, कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं उसको, कोशिका झिल्ली हो गई, मेम्ब्रेन हो गया, राइट, कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थ एवं जल का जो संचलन, जैव विद्युत क्षमता जो होती है, बायोमेट्रिक, जो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, उसके बारे में भी हमें देखना है। फिर हमें देखना है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमें कंकाल, समस्त अस्थियों के नाम हो गए, उसके बोन्स के नेम होंगे, उसके बाद जॉइंट्स हो गई, मांसपेशियां, उसके बाद जो टेंडन्स होती हैं, लिगामेंट्स, उसके बाद आपको अस्थियां, उसके प्रकार, संधियों के प्रकार हो गए, उनके कार्य क्या होते हैं, मेरुदंड हो गई, मांसपेशियां एवं उसके कार्य, कंकाल पेशियां जो हो गई, मसल्स, स्केलेटल मसल्स, राइट, कंकाल पेशियों के उसके गुण क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, मांसपेशियां किस तरीके से कांटेक्ट होती हैं और किस तरीके से रिलैक्स होती हैं, राइट, पेशीय स्नायु जो संस्थान, संधि संस्थान हो गया, सार्कोटिब्यूलर तंत्र हो गया, उसके बाद फिर स्मूथ मसल्स और जो कॉन्ट्रेक्शन की जो क्रिया होती है उसके बारे में हमें देखना है। उसके बाद आपको पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र, जिसमें डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखना है, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक, राइट, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उसी में हमें पढ़ना है, राइट, जिसमें ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं एक्सक्रीटरी के, और उसके बाद आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रिएशन, किस तरीके से जूसेस सिक्रिएट होते हैं, पेनक्रियाज से कौन कौन से जूसेस जो एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रिएट होते हैं, राइट, और फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो डाइजेस्टिव, पेस्ट्रोलाइसिस जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। फिर आपका रेनल फिजियोलॉजी, जिससे कंटिन्यूअस क्वेश्चन आता है, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हो गया, नेफ्रॉन हो गया, जिससे इस बार भी क्वेश्चन बना, राइट, मोस्टली किडनी से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें जस्टा ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है, रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसके बाद आपका सिक्रेशन जो मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन कैसे सिक्रिएट होता है, राइट, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड डायल्यूटिंग मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन डायलिसिस, जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है यूरिन में वो किस प्रकार होती है, उसे भी हमें देखना है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, उसका कार्य क्या होता है, जैसे न्यूरॉन्स की संरचना क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र के विभिन्न जो अंग हैं और उनके विभिन्न जो उपांग है जो उनको हेल्प करते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। ग्रंथियों के प्रकार कौन से होते हैं, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी, इन दोनों ग्रंथियों को देखेंगे, जो होता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन सिक्रिएट करती हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, वो भी एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। फिर आपका संवेदी तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सेंसरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम हो गया आपका, हायर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, सिनेप्सिस, रिफ्लेक्स, राइट, जो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है, ब्लड ब्रेन एंड ब्लड सीएसएफ जो बैरियर होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल से देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं हृदय रक्त संचार परिवहन तंत्र, और जो भावसन तंत्र कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसमें हमें क्या देखना है, मोस्टली जिसको डिटेल में देखेंगे, रक्त की जो परिवहन तंत्र किस तरीके से काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से वर्क होते हैं, राइट, उसके बाद रक्त परिवहन तंत्र, हृदय की क्रियात्मक संरचना, उसकी किस तरीके से जो एनाटॉमिकल शेप है, हृदय के पेशी के विशिष्ट गुण जो क्या है, हृदय की क्रिया विधि का प्रवाह तंत्र, किस तरीके से डायस्टॉल सिस्टॉल की जो प्रोसेस चलते हैं, और जो ब्लड है वो किस तरीके से वेन्स में और आर्टरीज में फ्लो होती है, कितना प्रेशर होता है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। फिर आपका आ गया इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम में हमें मोस्टली कंपोनेंट ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, राइट, जो प्रतिरक्षा तंत्र जिसे कहते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को डिटेल में हमें पढ़ना है, किस तरीके से कौन सा वर्क होता है, कौन से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं और कहां से कंट्रोल होता है। क्लियर है। इसी यूनिट में हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन है, जिसमें आहार एवं पोषण की मूलभूत जो अवधारणा क्या होती है, पोषण की समझ, पोषण की आवश्यकता क्या होती है,
संबंध में जो मूलभूत जो शब्दावली है, मानव की पोषणीय आवश्यकता, आहार की अवधारणा, आहार के स्वीकार्यता, आहार के कार्य क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से घटक होने चाहिए, राइट। वर्गीकरण जिसमें पोषक तत्व हो गए, स्रोत, कार्य एवं जो शरीर पर जो प्रभाव होते हैं उसके क्या होते हैं, उसको डिटेल में देखना है। सूक्ष्म पोषण तत्व जिसमें उसमें जो उसके कार्य हैं, उसके स्रोत क्या होते हैं, प्रभाव क्या होता है, जैसे फैट सॉल्युबल हो गया, राइट। कार्य एवं शरीर का जो भार है, प्रभाव शरीर पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। फिर जो पानी में घुलनशील जो पोषक तत्व है उसके बारे में देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है कई बार, राइट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका जो फैट है, विटामिन है, खनिज लवण जो मिनरल्स हैं, राइट। पानी का महत्व, पोषक तत्वों की अधिकता एवं कमी से होने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट एवं उसकी भूमिका, जो उसके रोग होते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। आहार की यौगिक अवधारणा एवं जीवन शैली के प्रबंधन में इसकी क्या प्रासंगिकता है, किस तरीके से लाइफ मैनेजमेंट में यौगिक मैनेजमेंट किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, आहार कितना इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रुप्स है जिसमें सेरेल्स हो गया, मिलेट्स हो गए, राइट। सिलेक्शन, प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या होती हैं उसकी, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, दाल हो गए, आपके ऑयल हो गए, सीड सिलेक्शन हो गया, प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। दूध और उससे बने जो पदार्थ हो गए। प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट सिलेक्शन हो गया, इसमें किस तरीके से सेलेक्ट करें। प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू जिसमें फैट, ऑयल, शुगर, जैगरी, हनी, स्प्राउट्स, राइट, इनका सिलेक्शन किस तरीके से करें। एंड प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या होती है इनके। उसके बाद हमें पढ़ना है फूड एंड मेटाबॉलिज्म एनर्जी, किस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका डेफिनेशन हो गया, ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, कितने संतुलन उसमें जो एंटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हो गई, कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, बीएमआर जो होती है बॉडी मास इंडेक्स, उसको किस बीएमआर जो रेशियो होता है उसको किस तरीके से आप काउंट कर सकें, वो भी कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लिपिड का हो गया, आपका प्रोटीन जो फैक्टर्स हो गए, अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेंडिचर, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना इनटेक करना है, इस तरीके से जो रेशियो होता है उसके बारे में हमें देखना है। ये हमें 6th यूनिट में पूरा पढ़ना है, ये सारी चीजें क्लियर है 6th यूनिट। अब हम 7th की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें 7th यूनिट में हमारा जो है यूनिट दैट इज योगा एंड हेल्थ, योग और स्वास्थ्य, जिसमें स्वास्थ्य की जो परिभाषा होगी वो जो WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था WHO से रिलेटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट को जो यूनिट है, इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, राइट। जिसमें स्वास्थ्य की परिभाषा एवं महत्व, स्वास्थ्य के जो आयाम है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आयाम, फिर त्रिगुण की जो अवधारणा है, राइट, सात्विक, राजसिक और तामसिक, फिर पंचमहाभूत, पंचप्राण, स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, पंचकोश, षट चक्र की अवधारणा तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा की में उनकी भूमिका क्या रहती है। इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी थे चक्रास से, तो इस पे भी हम फोकस करेंगे इस बार जो यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्वास्थ्य संरक्षण में योग की जो बचावीय भूमिका है, किस तरीके से योग आपको प्रोटेक्टिव वे में आप उसको करते हैं। जीवन शैली के रूप में योग, जैसे कि हम एयम दुक्खम अनागतम की बात करते हैं, जब आप पतंजलि योग सूत्र की बात करेंगे। स्वास्थ्य के जो अंतर्निहित कारण है, तापत्रय हो गया, क्लेश हो गए, रोग की जो शारीरिक एवं शरीर क्रियात्मक, भौतिक और शारीरिक जो क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें व्याधि, आलस्य, अंग में जो अथवा श्वास प्रश्वास, जो कि पतंजलि योग दर्शन से रिलेटेड है, उसकी अवधारणा आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। मानसिक एवं भावनात्मक जो अस्वस्थता है उससे, जैसे स्याद हो गया, संशय हो गया, प्रमाद हो गया, अभिरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि तत्व, अनावस्थित तत्व, दुख दौमन से, इन सबको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। यौगिक आहार में आपका आहार का सामान्य परिचय, मिताहार की अवधारणा, पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार का वर्गीकरण किस प्रकार है, शरीर की जो बनावट है प्रकृति के अनुसार आहार, जिसमें वात पित्त कफ की अवधारणा हो गई, राइट, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिरण संहिता और हठ प्रदीपिका भगवत गीता में जो आहार की अवधारणा है, पथ्य अपथ्य और यौगिक आहार का जो महत्व है,
किस प्रकार वो स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य जीवन जिसके योग शैली के यौगिक सिद्धांत जो है, आहार विहार आचार व्यवहार जो हम बात करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। और किस तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, वो किस तरीके से जो भाव है वो आपके इसमें हेल्प करते हैं स्वास्थ्य में, उसकी अवधारणा को भी आप यहाँ पे देखेंगे। अगर हम इकाई 8 की बात करें तो ये हमारा चिकित्सकीय योग है, थेरेपेटिक योग। किस प्रकार हम योग के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। यौगिक अभ्यास में जिसमें उपयुक्त योग अभ्यासों के माध्यम से व्याधियों का प्रबंधन किस तरीके से, यौगिक आहार जिसमें आसन हो गए, षटकर्म, प्राणायाम, ध्यान, यम नियम, जीवन शैली के जो नुस्खे हैं, राइट, आहार विहार आचार व्यवहार से किस प्रकार हम उपचार कर सकते हैं किसी का, जिसमें हमें किससे रिलेटेड यौगिक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी फॉर द फॉलोइंग कॉमन अलाइनमेंट, ये जो सामान्य व्याधियां हैं उसकी जो योग की जो चिकित्सा है किस प्रकार की जाएंगे, जिसमें हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ना है पहले, श्वसन तंत्र से रिलेटेड, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, इस प्रकार के जो डिजीज हैं ये हमें पढ़ना है। फिर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो गया जिसमें आपका हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अस्थमा हो गया, ये पढ़ना है। फिर एंडोजोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स है जैसे डायबिटीज मेलाइटस, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसके बाद फिर ऑब्स्ट्रिकल एंड गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डिस्मेनोरिया हो गया, मीनोपॉज, पेरीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, योगा फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जिसमें एंटी नेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर, ये दोनों पढ़ना है। उसके पहले और बाद में जो केयर की जाती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, जो पेप्टिक अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया, इरिटेबल जो बॉल सिंड्रोम है, आईबीएस, कोलाइटिस और पाइल से संबंधित जो डिजीज के मैनेजमेंट है उसको देखेंगे। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जिसमें बैक पेन, इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रोलैप्स, उसके बाद लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और आर्थराइटिस, इसके बारे में देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें माइग्रेन, उसके बाद टेंशन हो गया, हेडेक, एपिलेप्सी, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जो साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें न्यूरोसिस, उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, फोबिया है, डिप्रेशन है, ये हमें इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम यूनिट 9 की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ योगा, जिसमें अप्लाइड फिलोसफी है, राइट, के रूप में चेतना का अर्थ हो गया, परिभाषा एवं स्वरूप, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र में योग वशिष्ठ के परिप्रेक्ष्य में मानव चेतना का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक जो पक्ष है, मानव चेतना के विकास की यौगिक विधियां हो गई, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग और अष्टांग योग, हठ योग। शिक्षा में योग किस प्रकार है, जैसे योग शिक्षा की प्रमुख जो विशिष्टताएं हैं उसके घटक, जैसे शिक्षक हो गया, विद्यार्थी शिक्षण, मूल्य आधारित शिक्षा, अर्थ, परिभाषाएं और मूल्यों के प्रकार किस प्रकार है। उसके बाद योग में शिक्षण विधियां जो हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियां आप योग में यूज कर सकते हैं, उसमें उसकी अवधारणाएं हमें देखेंगे। हम देखेंगे जो शिक्षण की और अधिगम की, दोनों की, जिसमें संबद्धता हो गया, शिक्षण के सिद्धांत हो गए, अध्यापन विधियों का अर्थ एवं कार्य क्षेत्र तथा इनको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, शिक्षक विधियां और व्यक्तिक समूह एवं अधिसंख्य जो समूह होते हैं, कम हो गए ज्यादा हो गए, उनको किस तरीके से आप समूह में डिवाइड करके उनके लिए बैठने की व्यवस्था, बाकी चीजों विधियां कौन कौन सी यूज करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। एक जो उत्तम पाठ योजना होती है उसके लिए क्या क्या तत्व होते हैं, उनकी अवधारणाएं क्या होती हैं, क्या आवश्यकता होती है अगर आप योग कक्षा ले रहे हैं। उसके बाद अध्यापन की योजनाएं किस प्रकार बनाएंगे, उसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, जो नादा अनुसंधान, उसके बाद ध्यान की जो विधियां, ये सारी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। पाठ योजना के जैसे नमूने हैं, विषय की वस्तु की योजना, जिसमें हम कैवल्य धाम द्वारा विकसित जो पाठ योजना की भूमिका है उसको देखेंगे। इसमें हम मोस्टली वही बुक यूज करेंगे जो कैवल्य धाम की बुक इसमें है।
जिसमें उसके आगे जो मूल्यांकन विधियां हैं, जिसमें कौन कौन से किस तरीके से मूल्यांकन की जाती हैं, उसमें देखेंगे व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप योग कक्षा का जो न्यूनीकरण, उपयुक्त वर्णित अध्यापन विधियों के विभिन्न जो पहलुओं का भी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का जो अभ्यास विधियों के जो आवश्यक होती हैं, उसमें कौन कौन सी यूज की जा सकती है। उसके बाद योग कक्षा के पहले जो आवश्यक क्षेत्र होते हैं बैठने के, कैसे कक्षा का प्रबंधन किया जाता है, उसके बारे में आप डिटेल से देखेंगे यहाँ पे। फिर अध्यापक और जो विद्यार्थी के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है इकाई 10, जिसमें हम क्रियात्मक योग के बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकल जो योग हम करते हैं उसके बारे में, जिसमें यौगिक अभ्यास के बारे में आपका जो होगा षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, सूर्य नमस्कार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, विधियां, विशेषताएं एवं उसके लाभ क्या है। षटकर्म में जो हम देखेंगे, जिसमें हमें वमन धौती, वस्त्र धौती, दंड धौती, लघु संघ प्रक्षालन, पूर्ण जो संघ प्रक्षालन है, नीति में दोनों, जल नीति, सूत्र नीति और कपालभाति, जिसमें बात कर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म, अग्निसार, नौली और त्राटक, यहाँ डिटेल में देखेंगे, जो आप हठ यौगिक टेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ आप प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे। आसन में जो खड़े होकर करने वाले आसन है, जैसे अर्धकटी चक्रासन, पादस्थ आसन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, परिवर्त त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन, वीरासन, किस तरीके से किए जाते हैं और उनके लाभ क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बैठकर किए जाने वाले जो आसन है, पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन, अर्धमस्तेंद्रासन, उसके बाद वक्रासन, बद्ध कोण, उसके बाद आपका मेरुदंडासन, आकर्ण धनुरासन और गोमुखासन का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। पेट के बल जो किए, पेट कर जो लेट के बल जो किए जाने वाले हैं पेट के साइड, उसमें भुजंगासन, सलवासन, धनुरासन, ऊर्ध्वमुख स्वान, उसके बाद मकर आसन का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। पीठ के बल जो लेट कर करने वाले हैं प्रोन में, जिसमें हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन, सवासन और सेतुबंध आसन। बैलेंसिंग के जो पोजेज हैं, वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कार आसन, टिटिवासन और नटराज आसन, इसका अभ्यास हम देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार किया जाता है। प्राणायाम में श्वास के प्रति जागरूकता, विभिन्न प्रकार की श्वसन क्रिया, नाड़ी शुद्धि, सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, उसे हम डिटेल में देखेंगे। ध्यानस्थ होने के जो यौगिक अभ्यास है, जिसमें प्रणव और सोहम जप हो गया, योग निद्रा का अभ्यास, अंतर्मौन, अजपा जप, श्वसन आधारित जो ध्यानस्थ होने के जो अभ्यास हैं, ओम ध्यान, यौगिक अभ्यास, विपस्सना ध्यान के अभ्यास और प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनके चरण से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। बंद एवं मुद्राएं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, महाबंद, योग मुद्रा, महामुद्रा, सन्मुखी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। जो समकालीन यौगिक अभ्यास है, कंटेम्प्रेरी जो यौगिक प्रैक्टिसेस है, जिसमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। चक्रीय ध्यान हो गया जो एस व्यासा द्वारा दिया गया है, मन जो ध्वनि अनुकंपन विधि एस व्यासा द्वारा, भावातीत ध्यान जो कि महर्षि योगी महेश योगी, योग निद्रा जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा, और सविता की ध्यान धारणा जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। ये क्लियर है 10th यूनिट तक क्या क्या चीजें हमें देखनी है। चलिए ओके। गुलशन सर यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, आपको पढ़ाएंगे भी कई यूनिट्स, बहुत अच्छे से तैयारी कराई है, और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाला बैच जो शुरू होगा उसमें भी पढ़ाएंगे। अब हम लोग यूनिट 1 जो पेपर 1 हमारा है जो कि कॉमन है, उसके बारे में, उसके सिलेबस को देखना है हमें और उसके सिलेबस को दिखाएंगे। उससे पहले मैं उसके सिलेबस को पुंडलिक सर और पूजा मैडम दिखाएंगी। उससे पहले मेरे ख्याल से रजनीश सर हैं क्लास में, रजनीश सर हैं। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। रजनीश सर से मैं चाहूंगा कि रजनीश सर का परिचय करा दूं, उसके बाद रजनीश सर से 2 शब्द ले लेंगे और फिर हम लोग पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे। रजनीश सर यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और तकरीबन 58 के आसपास के होने वाले हैं। एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स के से रिटायर होने के बाद एज में सर थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो सुधार दीजिएगा।
रिटायर होने के बाद अभी दिल्ली गवर्नमेंट में कैग में काम कर रहे हैं, ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो रजनीश सर से हम चाहेंगे, रजनीश सर को इसलिए भी हमने बुलाया हुआ है और हर बार हम ये बुलाते हैं, एक तो रजनीश सर आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे यूनिट 1 में, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पूरा याद करा देते हैं। रजनीश सर को बुलाने का मकसद ये होता है कि हम प्रेरणा ले पाए कि पढ़ाई जो है कोई उम्र की सीमा को नहीं देखती है, पढ़ाई ये भी नहीं देखती कि हमारी बस कमाई के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। रजनीश सर को योग उन्होंने यूजीसी नेट किया, कमाई के लिए नहीं किया हुआ है, उनका शौक था कि योग के बिना चाहे आप एयरफोर्स में हो, चाहे आप कैग में हो, चाहे ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबके लिए योग जरूरी है, चाहे गृहस्थ हैं चाहे किसान हैं, सबके लिए। तो उन्होंने कहा जब योग करना ही है तो अच्छे से करें, तो यूजीसी नेट भी करना है। यूजीसी नेट का तात्पर्य यह है कि उसमें आपको सिलेबस इतना बड़ा है कि आप अंदर तक जाते हैं और गहराई तक उसको समझ पाते हैं, उसके थियोरी पार्ट को भी समझ पाते हैं, प्रैक्टिकल तो आप करते ही हैं। तो मैं रजनीश सर का स्वागत करता हूं कि 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। सभी लोगों का गुरु परंपरा योग संस्थान में हार्दिक स्वागत है। ये हमारे गुरु जी कौशल कुमार जी के द्वारा संचालित है और स्थापित है, संचालित है और सब कुछ है उनके द्वारा, और हम लोग सहयोगी के तौर पर उनके साथ हैं। ये हमारे भी गुरु हैं और इनके मार्गदर्शन में ही हम लोग इतना थोड़ा सोच पाते हैं आगे। तो इसमें सब कुछ तो बता दिया गया है। जैसे उन्होंने मेरे बारे में बताया, मैं अभी इसी साल 2025 सितंबर में दूसरी बार रिटायर होने जा रहा हूँ। मतलब आई एम गोइंग टू कंप्लीट 60 इयर्स। 2 साल मैंने कम कर दिया था, सॉरी सर। हाँ सर। सो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, केवल ये क्या गणितीय अंक है। योग में अगर आप हैं तो ये उम्र जो है एक गणितीय अंक है। आप कभी जो है नेवर से डाई वाला चलता है और आप हमेशा यंग रहते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया अभी तक योग पेपर 2 में योग के बारे में, तो जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं। इसमें बहुत सारे हमारे साथ जो पुराने विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। अभी जैसे जो नए जुड़े हैं उनको लग रहा होगा कि इतना बड़ा विशाल सिलेबस, ये है, डर गए होंगे, ये है इतना क्या, ये सब एनाटॉमी में जा रहे हैं, फिजियोलॉजी में जा रहे हैं, फिर थेरेपेटिक में जा रहे हैं, उपनिषद में जा रहे हैं, फिर योग सूत्र में जा रहे हैं, फिर इतना योग क्या हठ योग में जा रहे हैं, फिर उसके बाद और भी आपके एमए के जो कोर्सेज है, सिलेबस हैं, योग के आधारभूत तत्व हैं सब। उसके बाद ये तो आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ में लग जाता है यूनिट 1, जो कि सबसे ज्यादा परेशान करता है, जो आप लोगों के टच का नहीं होता है, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का। तो इतना डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नए हैं मैं उनको ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे योग संस्थान मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको हर एक चीज क्रम वाइज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, स्पेशली पेपर 2। तो उसमें बिल्कुल आप लोगों को चिंता नहीं है। बस आप लोगों को एक ही काम करना है कि जैसे सभी ने पढ़ा हुआ है योग सूत्र, योग सूत्र में ये कहा गया है, क्या कहा है, दीर्घकाल निरंतर सत्यकारा सेवितो, पढ़े है ना। तो उसी तरीके से आपको दीर्घकाल निरंतर, निरंतर का निरंतरता के साथ, श्रद्धा के साथ आपको पढ़ते रहना है। आप अगर आप पढ़ते रहेंगे 100%, जब मैं दिन भर 9 से, और उसमें क्या कहते हैं आपके 5:30 तक मैं ऑफिस में रहता हूँ, उसके बाद आके शाम को यही क्लास करता था बस। लेकिन सैटरडे संडे जो पूरा वीक रहता है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता था। मेरा सेकंड टाइम में ही निकल गया। तो मैं वो सेकंड टाइम में मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका था। इसका मतलब है कि जब मैं इतना व्यस्त रहते हुए भी कर सकता हूँ, तो आप लोग तो एकदम उसके लिए ही बने हुए हैं। एक चीज यही करना है कि आप लोगों को अपने जो और भी जो दुनिया भर के एक्टिविटीज हैं जो कि अवॉइडेबल हैं, उनको प्लीज अवॉइड कर दीजिए। और रोज कम से कम जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार घर में स्वाध्याय जरूर करें, खुद का उसमें सेल्फ रीडिंग और स्टडी जरूर करें। जहां तक पेपर 1 की बात है, पेपर 1 थोड़ा सा आप लोगों के लिए अछूता रहेगा।
उसमें कोई ज्यादा ध्यान मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, वो भी क्रम से आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों को विशेषता मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वो नहीं है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, जो आपको बेसिक से लेकर के थोड़ा कैलकुलेशन आप कर सको आसानी से, और जो व्यवहारिक जीवन में जो आप मैथमेटिक्स को ला सकते हो वही चीज है। उसके बाद एक आता है, जरूरी है वो बहुत है, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में कैसे आप जो डाटाज हैं उनको अपने अनुसार कैसे कैलकुलेट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स का आपके सिलेबस में लाने का मुख्य कारण ये है कि आप नेट क्वालिफाई होने के बाद आपको रिसर्च भी करना है, आपको पीएचडी करना है। तो पीएचडी में क्या होता है, डाटा कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्शन का डाटा कैलकुलेशन होता है, उसके बाद आप एनालाइज करके उसके बाद अपना आप रिजल्ट निकालते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स का जानना बहुत जरूरी है। और वैसे सर भी बताएंगे पेपर वन के बारे में। पेपर वन में भी कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका आईटी है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका हर एक चीज में आएगा। उसकी एक चैप्टर खुद का स्वयं का है, उसके बाद आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आएगा, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी आएगा, हर एक चीज में वो 3-4 अब में आएगा। तो उस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देके पढ़ना है। और बस एक बार थोड़ा सा सचेत होकर, जैसे हम योग करते हैं ना, तो कुछ योग होता है कि आदमी करते हैं जैसे सूर्य नमस्कार, आए हाथ जोड़ा ठंग ढूंग 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 चल शुरू हो गए, लेकिन उनमें वो असर नहीं होगा जब वो एक इंसान आएगा सजगता के साथ करेगा, सांसों को नियंत्रित करेगा, अपने चक्रों पर ध्यान रखते हुए, फिर सजगता के साथ पीछे जा रहा है, स्तनासन कर रहा है, उसके साथ जो उसका असर होगा वो उसको नहीं होगा जो आया एक लय में अपन करके और उसके बाद सांस फूल गया, हो गया खत्म, वो नहीं होता है। इसी तरीके से आपको थोड़ा सजगता के साथ रहोगे तो अवश्य आपका जो जिस उद्देश्य के साथ है उस उद्देश्य को पूरा होगा। और हमारे इसमें जो है बहुत हम लोग साधारण रूप से रहते हुए भी इतना अच्छा सामग्री आपको प्रस्तुत करेंगे, बस आपको साथ देने की जरूरत है। आप लोग अपना साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। और हमने देखा कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो 12-12 हजार ले रहे हैं, लेकिन उनका पासिंग परसेंटेज, नेट क्वालिफाइंग परसेंटेज हमसे बहुत कम है, हम बहुत आगे हैं उनसे। रही जेआरएफ की बात, तो एक जेआरएफ हमारे पुंडलिक सर हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, और मुझे आशा है कि इस बार भी 1-2 जेआरएफ, नेट तो क्वालिफाई होते ही होते हैं 12-15 लोग, लेकिन जेआरएफ भी शायद 1-2 और निकालेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी ध्यान के साथ, जिस उत्साह के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिए। लगातारता होनी चाहिए, लगातारता और विश्वास, श्रद्धा, ये 2 चीज रहेगी आपको तो 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप लोग अवॉइडेबल जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको अवॉइड कर दीजिए, ध्यान लगा के पढ़ाइए। एकेडमिक आप जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाने जाएंगे, जो हाईएस्ट लेवल एक आपका एकेडमिक उसका होता है एकेडमी का, तो आप एक अच्छे टीचर बनेंगे। बहुत हाईएस्ट लेवल का एग्जाम होता है इस लाइन में, तो इसको आप आसानी से भी ना लें, इतना आसान भी नहीं होता है। सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए, प्लस फर्स्ट पेपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करनी है तो फर्स्ट पेपर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये आप नोट कर लीजिए। तो आपको फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान अच्छे से देना है। उसमें कुछ नहीं, अगर आप पीवाईक्यूज करते रहेंगे और कुछ आपको दिया जाएगा, कुछ बुक्स हैं बता दिया जाएगा, और क्लासेस होते रहेंगे, उसमें आप करते रहेंगे तो फर्स्ट पेपर में भी आपका आ जाएगा। अगर आपको 54 से 60 नंबर तक अगर आता है और आप सेकंड पेपर अच्छा है, जेआरएफ श्योर है, लिख लीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को और क्या बताऊं, हम आते रहेंगे क्लास में, मिलते रहेंगे, क्लास तो लेंगे ही लेंगे। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, बस मैं यही कहूंगा। और लगातारता के साथ पढ़िए, बस इतना ही कहूंगा। ब्रेक मत मारिए, इसमें मत मारिए कि हम एक चीज ये होता है कि जैसे हम पीडीएफ डाल देते हैं, हम आपको यूट्यूब क्या कहते हैं वीडियो डाल देंगे, तो वीडियो देख लोगे, यूट्यूब देख लोगे। अगर यही करना है तो आप जाके देखो, हर एक चीज का आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे। लेकिन जब आप लाइव क्लास में आते हो तो आपकी सजगता ज्यादा होती है, आप वहां पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप वहां हमसे बात भी कर सकते हैं।
तो आपके जो क्वेश्चंस मन में एराइज हो रहे हैं वो आपके दूर हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम पढ़ाते रहते हैं तो कुछ चीजें ऐसी आउट ऑफ सिलेबस बातें होती है जो कि इंपॉर्टेंट भी होती है, लेकिन जब हम वीडियो डालते हैं तो उनको निकाल देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है तो उसमें हम कट कर देते हैं, उस चीज से आप वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए जितना मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप लोग लाइव क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। अब मैं नहीं कहता कि किसी लोगों के बहुत सारे बंधन हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो है ही है, प्रबंधनकारी है तो आपको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनके पास समय है वो प्लीज लाइव क्लासेस में आइए, लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्योंकि हमने देखा है कि अभी देखिए हमारे 100+ इनरोलमेंट होता है, लेकिन क्लासेज में 40-42 भी हो जाए तो बहुत हम लोग खुश हो जाते हैं। ये हाल होता है तो मजा नहीं आता है फिर उसमें थोड़ा सा। और उसके बाद आप लोगों का उत्साह रहेगा तो हम और दूनी उत्साह से पढ़ाएंगे, हमारे अंदर और ऊर्जा आती है। तो हमारी ऊर्जा बढ़ाए रखने के लिए आप लोग भी अपना सहयोग देते रहे। माधुरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, पूछना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चन मेरा जनरल था, आपसे नहीं था। वो तो सर ने लिखा था कि मीटिंग के बाद क्वेश्चंस होंगे, तो मैं पूछ सकती हूँ अगर? हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली एलिजिबिलिटी पर था और मार्क्स पर था। तो जैसे इसमें पासिंग मार्क्स वगैरह भी है क्या, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिला के या अलग अलग? नहीं नहीं, अभी जैसा देखा आ रहा है वो दोनों का जोड़ करके होता है। पहले होता था, बहुत पहले होता था, अब नहीं होता है। ओके, तो इसमें जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे? मेरिट लिस्ट बनती है, ये पासिंग मार्क्स का नहीं होता है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। पहले होता था इसमें इतना परसेंट, पेपर 1 में इतना पाओ तो क्वालिफाई करो, पेपर 2 में भी क्वालिफाई करो। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक साथ को जोड़ करके और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट मतलब मान लीजिए 10,000 बच्चे दिए हैं तो 10,000 बच्चे में उनको मान लीजिए नेट के क्वालिफाई कराना है 150 बच्चों को, तो फिर वो टॉप उसको कैटेगरी वाइज और सब उसके वाइज जो है सब आपका फिर उस तरह से मेरिट बनाएंगे। वो उस मेरिट में फिर टॉप में जितने आएंगे उनको लिया जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है किसमें कि 50% पाएंगे तो पास हो जाएंगे। पासिंग नहीं है ये, कोई एकेडमिक नहीं है ये, आप कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं, कंपटीशन में बनती है मेरिट। ओके, मेरिट के अनुसार आप आगे जाओगे। समझ रहे हैं, समझी माधुरी जी? जी जी जी। और नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं होती? नहीं, ये अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी चालू हो सकता है, ओके। कभी भी चालू हो सकता है। और निगेटिव मार्क जो रगड़ता है ना, वो जो कंपटीशन देते हैं एसएससी वगैरह या उनका, उनसे ही पूछिए कि कैसे बेचारे करके जाते हैं और थोड़ी सी गलती में उनका और 1 नंबर कम हुआ तो धड़ाक से पीछे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ धड़ाक से पीछे आ गए जैसे थे। तो निगेटिव अभी नहीं चालू है। लेकिन एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम जो होता है, आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने कंपटीशंस बहुत किए हैं, बहुत कंपटीशन लड़े हैं। और ये मैं एयरफोर्स में था, एयरफोर्स छोड़ने के बाद ये मेरी 15वीं नौकरी है, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी प्राइवेट नहीं। और मैंने कंपटीशन एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह जितने भी हैं सब कुछ खूब रगड़ा हुआ है, खूब अच्छे से। अभी भी मन करता है कि दे दूं, लेकिन वो सब छोड़ दिया क्योंकि मैं एक सीट खराब कर देता हूँ और हो ही जाता है मेरा, और एक सीट खराब हो जाए। इसलिए मैंने अब जो है अपने योग में आ गया हूँ, योग में जिंदगी कर लिया हूँ, इसी में पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास दुनिया भर की, मैं प्राकृतिक चिकित्सा में भी हूँ, मैं योग में भी हूँ, मैं अभी और भी चीजें जो अपनी होलिस्टिक हेल्थ के लिए चाहे जरूरी है वो सबका ध्यान हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो इसमें बड़ा आनंद आता है। और आप लोग देखना है बहुत, अगर आप लोग तो योगी हैं ही हैं, सब योग में हैं, बहुत सारे होंगे इसमें अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे योग के, ये अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे, अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। अब आप लोग आ रहे हैं एकेडमी में, आ रहे हैं थोड़ा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग कीजिए। मैं ये कहना चाहता कि हर साल पेपर टफ से टफर होता है। तो जो लोग आते हैं कहते हैं कि हम इस बार एक्सपीरियंस लेने आ रहे हैं, भाई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, जो आता है जान लगा दो और निकल लो। क्योंकि इस बार जिससे अगली बार का पेपर फिर टफ होगा। नहीं तो आप देखते रहिए, हम लोग तो अनुभव कर रहे हैं, हम तो हर साल आ रहे हैं पेपर की। मैं जिस समय क्वालिफाई किया था उससे और आज के जो समय पेपर बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनमें पेपर की क्वालिटी में बहुत अंतर है।
अभी पेपर बहुत टफ होता जा रहा है। अभी तो अब इस बार तो कितने मंत्र पूछे थे, मंत्रों के अंदर जा जाके पूछ रहे हैं। इतना होता तो हमारे जैसे नौकरी करने वाले तो उड़ गए होते। लेकिन हमारे लगता है मैं ये जानता था इस विषय को कि हाँ जो करना है अभी कर लो, बाद में चांस नहीं, एक्सपीरियंस में कुछ नहीं होता। तो आप लोग एक्सपीरियंस में ना चक्कर करके आप लोग इसी समय उड़ा दो। डोंट लीव कि हम ये बाद में देखेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। क्योंकि अगली बार जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो अगली बार चेंज कर देगा, सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाएगा। और इतने एमसीक्यू देंगे आपको, इतने एमसीक्यू देंगे कि आप लोग करते करते थक जाओगे। गुरुजी का पिटारा खाली नहीं होगा, इतना मटेरियल रखे हुए। और मैं तो गुरुजी से थोड़ा सा ये भी कहता हूँ कि गुरुजी ये पिटारा हमारे समय में दे दिए होते ना तो मैं तो 250 मार देता। उतना पिटारा तैयार, क्योंकि हम लोग उस समय थोड़ा सा स्टेज में, उस स्टेज में थे। लेकिन आज के समय में इतना अच्छा मटेरियल है, लालच लगता है कि एक बार फिर से दे दूं क्या किया। तो आप लोग को बस इतना ही कहना है कि आप लोग दिल लगा के, मन लगा के कीजिए। सिलेबस इतना दिखाया जा रहा है, इसको देख के डरिए मत। आपको धीरे धीरे करके, जैसे आपको अभी बताया नहीं कि चूड़ामणि वाला जो आपको एक लाइन में बोल दिया, उसमें 8 योग ग्रंथ आ गए हठ योग के। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज को इतने सरल तरीके से बताया जाएगा। गुरु जी की वाणी वैसे ही कितनी मृदु वाणी है, और वो ऐसे लगती है कि सब घुसता जा रहा है, एकदम आपको याद होता जाएगा। अगर जरा सा भी अटेंटिव रहेंगे तो याद हो जाएगा वहीं पर। तो आप लोग बस इतना ही कहना है, ध्यान से पढ़िए और लग जाइए और अपना भी उद्देश्य को पूरा कीजिए। और हम साथ में हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे योग संस्थान का भी नाम हो जाता है, हमें भी अच्छा लगता है और आगे हम लोगों को कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती रहती है। ठीक है, इसी का धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर ने कहा, दो इम्पोर्टेंट चीज, इसलिए सर को बुलाया था कि वो जॉब भी कर रहे हैं और परिवार भी देख रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाल करके किस तरीके से उन्होंने एक बात कही, ध्यान कीजिएगा कि जो आप पढ़ते हैं उसको 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, इस फॉर्मूला को पकड़ लीजिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसे काम को, उसको अवॉइड कीजिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए। अब यूनिट 1 पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके लिए पुंडलिक सर को मैं बुलाऊंगा, तो वो सिलेबस भी देख लीजिए। जो होना है आज ही हो जाए, कल से तो पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगी आपकी। डायरेक्ट हम यूनिट पे शुरू कर लेंगे, पेपर 1 का भी एक हम रखेंगे कोई यूनिट और पेपर 2 का भी रखेंगे, तो दोनों कल से तो क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। तो आज सिलेबस वाला काम हम कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। पुंडलिक सर। आवाज हाँ आ रही आवाज सर। अभी ठीक है आवाज सर मेरी? हाँ हाँ आवाज बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, लैपटॉप से वीडियो ऑन नहीं हो रहा सर, तो मोबाइल से कर लेता हूँ मैं। हाँ, पहले पुंडलिक सर के बारे में मैं 2 लाइन बता दूं, बाकी पुंडलिक सर बताएंगे अपने बारे में। पुंडलिक सर JRF क्वालिफाइड हैं और PhD कर रहे हैं। PhD करते हुए आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो रोज नई चीजें सीखते हैं, सिखा रहे हैं। उनके पास क्वेश्चन का खजाना है, अब जो पूछो हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। जो आप अलग से भी पूछते हो तो नेक्स्ट डे भी आपको उसका जवाब मिलता है। आज भी पुंडलिक सर अपने यूनिवर्सिटी में व्यस्त थे, वहाँ उपराष्ट्रपति आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम था, शायद हो गया होगा कार्यक्रम उनका, उसमें भी व्यस्त थे, कन्वोकेशन का प्रोग्राम था। और पुंडलिक सर JRF होते हुए भी हर बार नेट का पेपर देते हैं, हर बार देते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो पढ़ाने के दौरान जब आप हर बार पेपर देते हो तो उससे अवेयर रहते हो। तो आप सोचिए कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए करते हैं कि हर बार हम पेपर देंगे तो हम इतना ज्यादा, हमारे अंदर वो जिज्ञासा रहेगी। अब मैं इनको देख करके मैंने भी सोचा है कि मैं भी इस बार से, हो सकता है कि जून से अगर सब ठीक रहा तो मैं भी पेपर दूंगा, अगर व्यस्तता थोड़ी कम रही मैं भी हर बार अब पेपर दूंगा पुंडलिक सर को देखते हुए, कि पेपर देने से एक और जो है उधार बनी रहती है। तो पुंडलिक सर अब पेपर 1 का आपको सिलेबस बताएंगे। हरिओम सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।
सभी को हरिओम। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सभी के पास? हाँ जी। हरिओम सर। हरिओम। सबसे पहले गुरु परंपरा योग संस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर पिछले 2 साल से पढ़ाने का मौका दिया है। ठीक है, खासकर जो गुरु परंपरा योग संस्थान के फाउंडर कौशल कुमार सर हैं, ठीक है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर सभी जो टीचर, रजनीश सर, गुलशन सर, पूजा मैम और भी ETC, ठीक है, जो भी टीचर हैं हमारे गुरु परंपरा योग संस्थान से, ठीक है, वो उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब हेल्पफुल तरीके से हम काम करते हैं। हम एक दूसरे से जो भी डाउट्स रहता है वो पूछते हैं एक दूसरे से, और जो भी बच्चों के डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग का जो इंट्रोडक्शन क्लास मतलब हो रहा है एक तरीके से, और जो सिलेबस जो कि जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, जो मेन बेस है एक तरीके से, है ना, हम जो बोलते हैं ना आधार, तो हमारा आधार है, आधार ही बेसिक क्लियर नहीं रहता है तो हम एकदम लास्ट जो हमारा जो लक्ष्य है या फिर एम है उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आधार के लिए जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको फॉलो करते हुए हमें एम तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आधार को आपको क्लियर करना है। जो भी बीच बीच में आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उद्देश्य ये भी पूरा करना चाहिए, ये भी पूरा करना चाहिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप क्लास में इन्वॉल्व रहोगे, उस तरीके से आपको समझ में आएगा, आइडिया आएगी, अपने आप प्लानिंग बनते जाएगा अपना अपना। ठीक है, तो वो प्लान बनाते बनाते एक तरीके से उस आप एम तक पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कंसिस्टेंटली और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्लास में कभी 1-2 दिन आते हैं, फिर 1-2 दिन क्लास छूट जाता है, फिर मन ही नहीं बनता है कि भाई क्लास करें, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि भाई कम से कम कंटिन्यू बनाने की कोशिश करना, नहीं हमें निकालना ही है, हमें नेट निकालना है 6 महीने में। ठीक है, तो ये ऐसे टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर चीजें हो पाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना है। अभी मैं ज्यादा समय न लेते हुए, अभी रजनी सर तो सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे चीजें बताने के लिए है, तो क्लास में हम एक एक को बताते भी जाएंगे, पढ़ाते भी जाएंगे, सारी चीजें होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो अब समय न बिताते हुए हम लोग टॉपिक पर आ जाते सीधे। तो सबसे पहले मैं यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करूंगा, यूनिट 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, और पूजा मैम 6 से लेकर 10 तक आप लोगों को सिलेबस को समझाएगी। ओके, चलिए स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ। सर आप करोगे या फिर मैं कर देता हूँ? चलिए 1 मिनट मैं कर देता हूँ। चलिए मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, जिनका पहले हो जाए वो कर लेंगे। आप अगर लैपटॉप से कर रहे हैं ठीक, नहीं तो अच्छा आपने कर लिया, लैपटॉप से है। अच्छा ठीक ठीक। सब लोग को दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? थम कर लीजिए एक बार सभी लोग लोग। देखिए पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। ठीक है, वैसे पेपर 2 में सर ने तो बता दिया कि 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 200 नंबर का होता है, और पेपर 1 100 नंबर का होता है, यानी कुल मिलाकर 300 नंबर। ठीक है, तो ये नहीं रखना है आपको डाउट कि भाई पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए तब पेपर 2 भी होंगे, इस तरीके से ये ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, दोनों मिलाकर क्वालिफिकेशन तय किया जाता है। ठीक है, तो दोनों पेपर का मिलाकर ही नंबर आपको वो गिनती में करके आपको पास या नापास जो भी क्राइटेरिया, जो भी उनका कट ऑफ जाएगा, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों जरूरी है, पेपर 1 और पेपर 2 भी। अब देखिए यहाँ पर 10 यूनिट्स होते हैं, जैसे पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, कॉम्प्रहेंशन है, मैथ है, DI है, लॉजिक है, ICT है, इन्वायरमेंट है, एंड हायर एजुकेशन है। ठीक है, इस प्रकार से 10 यूनिट होते हैं। सबसे पहले मैं 5 यूनिट का आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में तो बहुत कम चीजें दी हुई है फर्स्ट पेपर में खासकर। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे डिटेल भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में दिया गया है उससे आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन
आपको मोटा मोटा जैसे नेट निकालना है, 20-25 क्वेश्चन सही करना है बस, तो सिर्फ सिलेबस में जो दिया गया है ना उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी करोगे तो 20-25 क्वेश्चन तो आपके यू बन जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जीआरएफ निकालना है इसके लिए ज्यादा नंबर चाहिए, है ना, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके सामने। टीचिंग में कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है, जो हम बोलते हैं हर्बर्ट मॉरिसन और हर्ट के द्वारा दिया गया है जो मॉडल्स, ठीक है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स टीचिंग की जो भी है उसको हम पढ़ते हैं। फिर है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें जो कि एडल्सेंट्स और एडल्ट लर्नर, ठीक है, किशोर और वयस्क की हम विशेषता देखते हैं खासकर, जिसमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ठीक है, यानी शैक्षिक, सामाजिक, इमोशंस और एक भावनात्मक बोलेंगे हम इसको, कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक, ठीक है, ये हम विशेषता देखेंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड में फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड, जैसे कि टीचर हो गया, टीचर के बारे में उनकी विशेषता देखना है। लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, मटेरियल क्या क्या होते हैं, जैसे ये तीनों के बारे में, टीचर, लर्नर और सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। फिर है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, फिर है लर्नर इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसके बारे में देखना है। उसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर पॉइंट इसी में, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्स मेथड्स को पढ़ना होता है, ठीक है, यानी जो भी हम विधियां यूज करते हैं हायर एजुकेशन में, जो मेथड्स यूज करते हैं, जो उसमें बेसिकली बताया गया है कि टीचर के कौन से मेथड्स होते हैं और स्टूडेंट के कौन से मेथड्स होते हैं और कौन से अच्छे होते हैं। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि भाई लर्नर को सेंटर में रखा जाता है, वो मेथड ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, है ना। फिर है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, ठीक है, इनके मेथड्स हम देखते हैं, ऑफलाइन किस प्रकार से मेथड्स का यूज करते हैं और ऑनलाइन में किस प्रकार से मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन में जैसे स्वयं प्रभा और मुक्स के बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, और भी है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। फिर नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इवोल्यूशन सिस्टम्स, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स एंड टाइप्स, इवोल्यूशन कितने टाइप्स होते हैं इवोल्यूशन के, है ना, फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है, etc. इवोल्यूशंस इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, जो क्रेडिट रहता है 10, जैसे O, A+, ठीक है, B+, इस प्रकार से जो क्रेडिट रहता है हायर एजुकेशन में, उसको भी देखा जाता है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जैसे CBT मोड में, जैसे आप लोग अभी नेट का एग्जाम देते हो तो इसके बारे में भी देखना होता है। फिर इनोवेशंस, क्या नवीकरणीय है, और इन इवोल्यूशन सिस्टम क्या क्या हम, जैसे कि अभी CBT बोर्ड भी इनोवेशन में ही है ना, नवीकरणीय में, जैसे आधुनिक में जो चल रहा है, ठीक है, क्या क्या सिस्टम यूज किया जाता है इवोल्यूशन का, उसके बारे में हम टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होता है वो है यूनिट 2, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें बताई गई है, तो रिसर्च मीनिंग्स, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता, एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म, ठीक है, इन दोनों को देखा जाता है, इनके अप्रोच, ठीक है, अप्रोच टू रिसर्च। फिर है नेक्स्ट पॉइंट मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें क्या क्या मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसमें, कुल मिलाकर कुछ कुछ दिए गए, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में बताया गया है। ओके, फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, है ना, जैसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में उसका जो ट्रिक होता है PhD, और जैसे PhD यानी प्रॉब्लम होता है, दूसरा होता है हाइपोथेसिस होता है, तीसरा होता है डिजाइन होता है, चौथा होता है डेटा कलेक्शन होता है, और एनालिसिस होता है, एंड लास्ट में जनरलाइजेशन होता है, यानी PhD और DA और G, ठीक है, DOG, ठीक है, DAG, ठीक है, इस प्रकार से हम इसके स्टेप्स के बारे में भी ट्रिक हम देख सकते हैं। ओके, चले
नेक्स्ट इसमें थेसिस एंड आर्टिकल्स राइटिंग, किस प्रकार से राइटिंग की जाती है, एंड फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, ठीक है। जैसे अमेरिकन वाला हो गया APA, है ना, रेफरेंसिंग स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च। अब ICT का क्या महत्व है इस रिसर्च में, है ना, क्या क्या टूल्स उसके इस्तेमाल करने में आते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किया जाता है वो देखा जाता है। फिर है रिसर्च इथिक्स, यानी नैतिकता। नैतिकता होना बहुत जरूरी है, यानी आप कॉपी नहीं कर सकते किसी का, कॉपी भी कर रहे हो तो जैसे कि 10-20% कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं तो प्लेगरिज्म आ जाता है ज्यादातर। आप जैसे कि वहां पर भी दिया गया क्राइटेरिया, कितना आप कॉपी किए, कितने % किए गए, ठीक है, उस बेसिक पर होता है, नहीं तो आपका रिसर्च भी नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये रिसर्च में बेसिकली हम लोग को चीजें पढ़ना है, और भी इससे बाहर भी कुछ चीजें होती है, मतलब उसको भी देखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है कॉम्प्रहेंशन। अब इसमें क्या है, इसमें बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मतलब आपको जैसे भी आप जैसे टेस्ट लगाते हो, टेस्ट में जैसे भी पेपर 1 के जो टेस्ट लगाओगे आप बुक्स वगैरह से या फिर ऑनलाइन जिस भी मेथड से यूज टेक्स्ट लगाओगे, मतलब टेस्ट लगाओगे, तो उसमें क्या है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। प्रैक्टिस करोगे पैसेज का तो वो हो जाएगा, अलग से इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैसेज में 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको पैसेज को देखकर हमें सॉल्व करना होता है। कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होते हैं, कुछ डायरेक्टली भी क्वेश्चन होते हैं। मेनली तो पेपर 1 में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहता, पेपर 2 में डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, ठीक है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है पेपर 2 में। पेपर 1 में ऐसा नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव मोड को यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, फिर है यूनिट 4 जो हमारा है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस में मीनिंग्स, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। मीनिंग्स क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषता होती है कम्युनिकेशंस के, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी मौखिक और क्या बोलते हैं हम अमौखिक, है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसमें भी कैटेगरी होती है। और फिर है इंटर कल्चर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, संस्कृति वाला और ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है, तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, कितने लोगों में होता है ना, इसका प्रभाव कैसे देखा जाता है ना, इसका कुछ बैरियर तो नहीं आ रहे हैं, है ना, क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कम्युनिकेशन के मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन किसने मॉडल दिया है कम्युनिकेशन का, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी देखिए बैरियर्स आ जाते हैं ना कम्युनिकेशन में, तो उसके बारे में देखना है। फिर मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है, इसके बारे में भी कम्युनिकेशन में हमें चीजें पढ़नी है। फिर है यूनिट 5 जो है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जैसे रजनीश सर से आप लोग अभी परिचित हुआ, रजनीश सर ने अभी मैथ के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे, और मैथमेटिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो रजनीश सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाले में हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो मोस्टली अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर जो चीजें दी गई है मेनली तो यही से क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन के बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो आपके मेथड्स होते हैं जो यूज करने होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें नंबर सीरीज आता है, लेटर सीरीज आता है, और कोड्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है, इसके बारे में। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें फ्रैक्शंस, टाइम, डिस्टेंस एंड रेशियो एंड प्रीपोर्शंस एंड परसेंटेज, ठीक है, इसके बारे में। और प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में बताया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एग्जांपल दिया जाता है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है ना। और इंटरेस्ट एंड डिसकंटिन्यू एंड एवरेजेस, ठीक है, ETC, ये सब केस में है, मैथ में बताया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे बहुत सिंपल है, टाइम, फ्रैक्शंस, डिस्टेंस, रेशियो, ठीक है, यही चीजें बस होती है मैथ में, ठीक। अब जो नेक्स्ट यूनिट 6 है, यूनिट 6 से आपको पूजा मैम बताएगी यूनिट 6 के बारे में, और यूनिट 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। यूनिट 1 से लेकर 5 तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। पूजा मैम आप आ सकते हैं, यहाँ से चालू कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 6 के बारे में, जो हमारा पेपर 1 का यूनिट 6 है। इसमें हम लोग देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, ठीक है।
लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बहुत इजी होता है लेकिन लगता है सभी को है कि बहुत टफ होगा। क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आते, मतलब बहुत ज्यादा क्या, 5 क्वेश्चन तो हर यूनिट से पूछे ही जाते हैं। पेपर 1 के जितने भी यूनिट है सभी से 5 क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा प्लस माइनस होता है हायर एजुकेशन को लेके, या फिर टीचिंग को लेके, या फिर आईसीटी को लेके, लेकिन बाकी सबसे क्वेश्चन 5 ही रहते हैं। आपके लॉजिकल रीजनिंग से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर इसको एक बार समझ लिया जाए, जैसे कि मैथ होता है ना, उस तरीके से थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन आपका कंफर्म है कि ये सही होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल जो प्रीपोजिशंस है उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ ही मूड्स एंड फिगर्स के बारे में देखते हैं। इससे इस पर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं मूड्स एंड फिगर को लेके। आप लोग जब एनालिसिस देख रहे होंगे तो इससे इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सिंपल है लेकिन लोगों को डर लगता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलिसीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजेज ऑफ लैंग्वेज, connotations and denotations of terms, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस के बारे में देखेंगे हम लोग। तो ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लॉजिकल रीजनिंग में और क्या आते हैं। और नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। एनालॉजिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद वेन डायग्राम के बारे में देखेंगे, जिसमें सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद इंडियन लॉजिक्स में जो कि मीन्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे हम लोग को एक बेनिफिट मिलता है लॉजिकल रीजनिंग को लेके, क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है, योगा के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कम भी पढ़े तो चलता है, क्योंकि ये वाला पूरा सेशन जो है हम लोग का जो पेपर हमारा 2 होता है उसका यूनिट 1 में हम लोग टोटल इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है इंडियन लॉजिक, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके होते हैं और पहले से जानते भी इसको। तो 1-2 क्वेश्चन आपके नहीं भी पढ़ेंगे तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें दोनों में देख लेंगे तो अच्छा हो जाता है आपके लिए इसमें मार्क्स स्कोर करना। जिसमें हम लोग प्रमाणांश के बारे में देखते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के बारे में, जो कि सभी लोग जानते हैं। सभी लोग दर्शन के बारे में पढ़े हैं, तो हर दर्शन में इसका उपलब्ध, मतलब इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसे कि प्रत्यक्ष है, ठीक है, परसेप्शन के बारे में। उसके बाद इन्फेरेंस के बारे में, अनुमान, उपमान, ठीक है, जिसको कंपैरिजन बोलते हैं। उसके बाद शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्बल टेस्टिमनी होता है। और उसके बाद अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशंस, और उसके साथ ही अनुपलब्धि है, नॉन एप्रीहेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा योगा के स्टूडेंट होने का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमानास। ठीक है, इन्फेरेंस के बारे में देखेंगे, व्याप्ति के बारे में, ठीक है, इन वर्बल रिलेशंस एंड हेतुआभास, फैलिसीज हम लोग सब दर्शन में, यहाँ से लेके आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो इंडियन रीजनिंग से लेके आपका हेतुआभास तक है, ये टोटल जो है आपके, आप पहले से इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं, लेकिन इससे जो है ये जो आपका हेतुआभास है ये थोड़ा सा जो है सबको टिपिकल पड़ता है, लेकिन एक बार मतलब एक ही टाइप के इसके एग्जाम्पल हर जगह आपको मिलेंगे और वही एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं। जो बुक में रहता है सेम वही उठा के दे दिया जाता है। एक बार थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ पे रटने वाला टाइप हो जाता है अगर आप, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसके और एग्जाम्पल मिलते नहीं है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट को थोड़ा यहाँ रटना भी पड़ता है। तो लेकिन समझ भी सकते हैं, ठीक है, ये तो क्लास में बताए जाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पूरी लॉजिकल रीजनिंग के सेशन है। 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो कि आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। अगर एक बार आपने सीख लिया तो 10 नंबर जो है आपके पक्के हैं। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये आपके आते यूनिट 7 के अंतर्गत आते हैं।
तो 10 नंबर आपको पक्का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सर क्लास में तो अभी कराएंगे, सबसे पहले मैथ ही होगा आपका, तो आप एक बार अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। अगर आपने परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, और एवरेज, ये 3 चीज अगर आप अच्छे कर लिए तो कोई नहीं मतलब रोक सकता है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन को मतलब मैथ बनाने के लिए, ठीक है, कोई नहीं। और इतनी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, कभी कभी आप देखेंगे तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन टफ पूछे, लेकिन ज्यादातर मतलब तुरंत बन जाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आराम से मैथ के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। लगातार रोज आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस 1 घंटा रोज आपको मैथ का करना है। और डाटा इंटरप्रिटेशन का तो रोज ही प्रैक्टिस, एक रोज डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपको बनाना है। अगर आप बना लेंगे तो ये आपके लिए जो है 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में आपसे एक ही चीज मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन ही पूछे जाते हैं। ऐसे तो इसमें दिया गया है कि जैसे कि बार चार्ट हो गया, इससे क्वेश्चन ना के बराबर ही आते हैं और अभी तक आए नहीं है, सिर्फ एक आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से ही इसमें पूछे जाते हैं। तो इसी पे फोकस कीजिए, अभी तक कुछ अलग क्वेश्चन इससे आए नहीं है, ठीक है। और इसके लिए तो आपको परसेंटेज, एवरेज और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, ये अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट 8। इसमें हम लोग देखेंगे आईसीटी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम लोग आईसीटी में जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ाई किया जाएगा इसमें। उसके साथ ही बेसिक ऑफ इंटरनेट के बारे में, इंट्रानेट, साथ में ईमेल के बारे में, ऑडियो एंड वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके साथ ही आईसीटी का गवर्नेंस में क्या यूज है, तो उसको देखेंगे हम लोग, आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद यूनिट 9 देखते हैं, जो अपने आप में सिलेबस में भी आपको इतने बड़े दिख रहे हैं और रियल में आपको इतने पढ़ने भी पड़ते हैं, पर इसमें भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी करंट के समय में जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है। इससे आपका पता चलता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पूरा कुछ पढ़ना तो जरूरी होता है, एक और कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत पीछे से भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पहले के बनाए हो तो 1-2 क्वेश्चन है, तो वर्तमान में अभी तक सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहले मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल था उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्योंकि उसका डेट भी ईयर भी खत्म हो चुका है, तो अब जो है पूछे जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। हर समय आपको ये दिख जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो जो भी मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उसका क्या ह्यूमन पे इम्पैक्ट है वो हम लोग देखेंगे, या फिर इन्वायरमेंट में उसका क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में देखेंगे, जिसमें लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, ठीक है। ये तीनों लेवल पे जो इन्वायरमेंट के जो इशू हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें एयर पॉल्यूशन हो गया, आपके वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट में आप देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, बायो जो मेडिकल है, हजार्ड्स, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, सोलर हो गए, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास और न्यूक्लियर एंड जो फॉरेस्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग नेचुरल जो हजार्ड्स आते हैं एंड डिजास्टर जो होते हैं उसके मिटिगेशन के क्या स्ट्रेटजीज है उसके बारे में देखेंगे, रोकथाम के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। साथ ही हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये आपके हो गए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में हुआ था। उसके साथ ही नेशनल एक्शन प्लान के बारे में ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके साथ ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और एफर्ट्स जितने अभी हुए हैं, जैसे कि आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गए, रियो समिट हो गए, ठीक है। साथ ही कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे।
अब हम सबसे लास्ट में चलते हैं, जो कि आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम है जो कि आपके यूनिट 10 में आते हैं। तो इसमें आपको देखना है इंस्टीट्यूशन से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बार तो क्रम में लगाने के लिए दे दिया गया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बार ओपन यूनिवर्सिटी से तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, उसके साथ ही इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट के समय में क्या एजुकेशन का था वो देखेंगे हम लोग। पहले तो एंशिएंट में देखेंगे क्या एजुकेशन का सिस्टम था, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट में क्या था, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आजादी के बाद क्या जो है पढ़ाई की स्थिति रही है, उसके बारे में देखते हैं। उसके साथ ही ओरिएंटल, कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ ही प्रोफेशनल और टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है इसमें हम लोगों को। ओके, साथ में वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट, जो एजुकेशन है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ता है। साथ ही कौन कौन सी पॉलिसीज है, तो पॉलिसीज एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि 5 क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट से रहते हैं और सब 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिला के 100 जो है नंबर्स के यहाँ पे रहते, मतलब 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि डबल होके 100 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नेट अगर क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं जेआरएफ तो 30 तो लेके चलना पड़ेगा। 30 से ऊपर हो तो और भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिलेबस फिलहाल। बाकी आपको पढ़ाए जाएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो थोड़ा पेपर 1 में ध्यान देना है, बिना पेपर 1 का आप काम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो सबको थोड़ा ध्यान देना है इस पेपर 1 पे।